हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग NTA जेई मेन टेस्ट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो आप लोग देखिए कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 4, इसके एक्सपेंशन में आपको x टू द पावर 8 का कॉफिशिएंट निकालना है। अगर आप इस तरह से पेयर कर लेंगे तो आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आपको मिल जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मिला। नाउ होल टू द पावर 4 है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इन दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे तो 4c0 1 हो गया, 4c1 4 एक्स, 4c2 6 हो जाता है एक्स स्क्वायर, 4c3 4 एक्स क्यूब, फिर इसके बाद 4c4 एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसकी जगह, तो आप यहाँ पे भी कर दें एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स 6 और एक्स 4 का स्क्वायर एक्स टू द पावर 8 आ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8। तो ये टर्म 8 से x8 से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x8 बनेगा, इससे तो कुछ आएगा ही नहीं। 6 एक्स स्क्वायर को 4x6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 24x8 आ जाएगा, इससे भी नहीं आएगा। x4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 8 बन जाएगा, यानी कि टोटल आपके पास 31 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। देर आर 7 डिस्टिंग्विशेबल रिंग्स, यानी कि डिफरेंट रिंग्स आपके पास है। द नंबर ऑफ पॉसिबल 5 रिंग्स अरेंजमेंट, यानी कि आपको 7 में से केवल 5 कोई अरेंज करना है इन 4 फिंगर्स एक्सेप्ट द थंब ऑफ वन हैंड। द ऑर्डर ऑफ द रिंग्स ऑन ईच फिंगर इज टू बी कंसिडर्ड टू बी काउंटेड, राइट, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट ईच फिंगर हैज़ अ रिंग, यानी कि आपको हर फिंगर में रिंग डालना जरूरी नहीं है, और किस ऑर्डर में आप रिंग डाल रहे हैं उसको ऑर्डर को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग इस तरह से लें कि 7 में से पहले हमने 5 रिंग का सिलेक्शन किया। मान लीजिए कि ये 5 रिंग आपके पास हैं, हम इसे 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अब इन 5 रिंग को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप एक काम करें 3 स्टिक्स ले लें। तो जब आप इन 5 रिंग्स को और इन 3 स्टिक्स को जमाएंगे, तो जिस भी ऑर्डर में आप जमाएंगे तो आप लोग देखें फर्स्ट फिंगर की रिंग आ गई, ये सेकेंड फिंगर की रिंग से, ये थर्ड की, ये फोर्थ फिंगर की रिंग आ जाएगी। ऐसे अगर आप यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लें, सपोज करें कि ये 5 रिंग्स आपको जमानी है, तो मान लीजिए कि आपने 2 स्टिक रखी, एक यहाँ रखी, इसका मतलब फर्स्ट फिंगर में आप एक ही रिंग पहन रहे हो, सेकंड में आप कुछ भी नहीं पहन रहे हो, थर्ड में एक पहन रहे हो और फोर्थ फिंगर में 3 रिंग्स आप पहन रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के आप यहाँ पे 5 तो बॉल्स मान लें और 3 स्टिक्स मान लें, तो इनको अरेंज करेंगे तो इसके तरीके आपके पास हो जाएंगे 8c3 तरीके। और अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करें तो ये 7 इंटू 6 इंटू 120 हो गया, 8c3 आपके पास हो जाएगा 876 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जो इससे कट जाएगा, और इसको पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 141120 आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, बॉल एंड स्टिक मेथड से सॉल्व किया, बिकॉज इसमें अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा था कि आप किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पे अरेंज किया, फिर 5 रिंग को और साथ में 3 स्टिक को अरेंज करने के तरीके ले लिए, ताकि ये पार्टीशन भी हो जाए कि कौन सी फिंगर में कितनी रिंग्स जाएंगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंगल इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है। ऐसे केसेस में मोस्टली आपके पास जो इक्वेशन होती है वो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर होती है। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, इसको हम लोग चाहें तो 1/tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है, पॉजिटिव नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम है, जो कि 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपने 2 में से कुछ पॉजिटिव नंबर को घटाया है, इसका मतलब राइट हैंड साइड आपके पास
2 से छोटी होगी, पर इन दोनों को बराबर होने के लिए 2 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज तो बराबर ही नहीं हो सकते। यानी कि राइट हैंड साइड को 2 होने के लिए x+1 को 0 होना पड़ेगा, यानी कि x को -1 होना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड भी फिर 2 हो जाएगा। दोनों को हम 2 के अलावा कुछ भी ला नहीं सकते एक्चुअली। तो अब आप लोग देखें कि एक नंबर और उसकी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो उस नंबर को तो 1 होना पड़ता है, आपको मालूम है। तो tan स्क्वायर x+5 को 1 होना पड़ेगा, तो x+y आपके पास क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, यानी कि y आपके पास हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस x, और x आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये आ जाएगा, ये नहीं सॉरी, आपको x को -1 लेना है और x को -1 हमने लिया है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो B आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इजी क्वेश्चन था वैसे ये। अब इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, वैसे सेट थ्योरी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको NA यूनियन B चाहिए तो एक काम करते हैं, चलो कि इस तरह से बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि A सेट और B सेट, ए बी के इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट है, A में 7 है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होंगे, B में 13 है तो यहाँ पे आपके पास 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो A यूनियन B में आपके पास कितने हो गए, आप देख सकते हैं 8, 2 और 5 का सम 15, यानी कि स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। A माइनस B में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, A माइनस B में आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होंगे, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे A माइनस B, इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। A इंटरसेक्शन B की बात सॉरी A क्रॉस B के A क्रॉस B की कार्डिनलिटी की बात करें तो वो आएगा NA इंटू NB के बराबर, यानी कि 13 7 जा 91, तो ये तो सही है। और इसी तरह से A यूनियन B में आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 15 है, और A इंटरसेक्शन B में 5 है। तो इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल मिला के 75 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो केवल B स्टेटमेंट है जो रॉन्ग हुआ, तो ये आपके पास आंसर है, क्योंकि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2 निकालना है। ऊपर बॉक्स ऑफ x प्लस x/3 और नीचे ln sin x आपको दिया हुआ है। अगर आप x को π/2 करते हैं तो x/3 का बॉक्स कहाँ जाएगा, उसकी बात हम लोग कर दें। तो आप लोग देखें कि x को जब π/2 रखते हैं तो बॉक्स ऑफ x/3 आपके पास बॉक्स ऑफ π/6 बन जाएगा, और π/6 क्योंकि 0 से 1 के बीच का नंबर है, इसका मतलब ये 0 बनेगा। आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर जो होगा x को जब π/2 के नज़दीक कहीं पे भी लाएंगे ना तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जब x को π/2 रखेंगे तब आपका ln sin π/2 यानी कि ln sin 1 यानी कि ln sin π/2 यानी कि ln 1 हो जाएगा, और वो 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब π/2 पे 0 बनेगा, पर π/2 के नज़दीक जाएंगे तो ऐसे केस में वो 0 के नज़दीक का नंबर होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर आपके पास इक्वल टू 0 है और डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 है। तो ये वैल्यू आपके पास 0 होती है जब आपके पास न्यूमरेटर में इक्वल टू 0 है और नीचे टेंडिंग टू 0 है। तो इसका मतलब नीचे 0 एग्जैक्ट नहीं बन रहा, 0 के नज़दीक जा रहा है, बट आप π/2 के कितने भी पास में रहेंगे ना तो ऐसे केस में न्यूमरेटर तो एग्जैक्ट 0 ही होता जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो लिमिट है यहाँ पे वो 0 के बराबर है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपको यहाँ पे gx दिया हुआ है, x fx और इस तरह से fx भी दे रखा है। तो एक काम करें, पहले तो gx निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो gx आपके पास क्या है, gx है x मल्टीप्लाइड बाय fx, तो ये बन जाएगा x³ sin 1/x 0, ओके, और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए आ गया। तो ये तो आपके पास gx है। ऑप्शंस में आपको बोला कि g डिफरेंशिएबल है, g डैश कंटिन्यूस नहीं है, ऐसे कुछ करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम gx को डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। तो जब gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 3x² sin 1/x, फिर इसके बाद आएगा x³ और sin 1/x का डेरिवेटिव होगा cos 1/x और 1/x का -1/x² फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और इसके लिए तो आपको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो g डैश x आपके पास हो गया 3x² sin 1/x और ये -x cos -1/x cos 1/x, राइट,
सॉरी एक्स कॉस 1/x लिखा जा सकता है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी डैश एक्स आपके पास क्या आ रही है, ये 0 और ये -1 to 1 ऑसिलेटिंग नंबर, तो 0 हो जाएगा, ये 0 और ये आपके पास -1 to 1 ऑसिलेटिंग नंबर यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब जी डैश एक्स की लिमिट आपके पास 0 आ रही है, इसका मतलब जी डैश एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, और जी डैश एक्स कंटिन्यूस जब होता है तो जी डिफरेंशिएबल जरूर होता है। तो यही ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। बाकी आप चाहें तो एफ को भी देख सकते हैं कि जो एफ आपका है वो एक्चुअली कंटिन्यूस भी होगा 0 पे और डिफरेंशिएबल भी होगा, आप इसे भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। बाकी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। अब इसके बाद देखें नंबर 7 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसने कहा कि भाई ये स्टेटमेंट है कि 9 जो है ग्रेटर देन 10 है, देन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आपके पास दिया हुआ है। आपके पास अगर मैं इस स्टेटमेंट को P इम्प्लाइज Q मानूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं नेगेशन P डिसजंक्शन Q, और नेगेशन P का मतलब हो गया 9 इज नॉट लेस देन ग्रेटर देन 10, और लिखेंगे डिसजंक्शन है तो, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 लेस देन इक्वल टू 10 और 3 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आपके पास यहाँ किसी भी ऑप्शन के अंदर ऐसा तो दिया हुआ ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि यही आपके पास नॉन ऑफ दिस ही एक ऑप्शन बचता है जिसे आप टिक कर सकते हैं। तो आपके पास इस 7th का आंसर जो है वो डी आ गया है। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट ए बी द फुट ऑफ perpendicular ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, तो एक प्लेन आपके पास दिया हुआ है और इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए है और बी एक और पॉइंट है जो कि इस प्लेन के अंदर ही है। तो आपको मालूम है कि ए बी लाइन प्लेन के अंदर लाइन है और ये ओ ए तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो इसका मतलब ये एंगल आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा ओ ए बी। अब अपन क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमें ए बी निकालने के लिए कहा है। क्या हम ओ ए निकाल सकते हैं ओरिजिन से? इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो आपके पास जो ओ ए आएगा वो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 4, तो यानी कि आपके पास ये 2 आ गया। अब इसके बाद हमें ओ बी भी मालूम चल जाएगा। क्या ओ बी ओरिजिन से बी का डिस्टेंस आपको 0 + 1 + 16, तो आपको मिल गया √17 के बराबर। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो ए बी निकालना है। तो ये तो राइट ट्राइंगल ओ ए बी से पाइथागोरस थ्योरम से ही आ जाएगा। तो ये बन गया ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर यानी कि 17 - 4 दैट इज √13। तो आपका करेक्ट आंसर बी आ गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है ABC 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ABC के मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि जो A और B है इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम C वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। 4 + 25 = 29 आ ही रहा है। इसका मतलब आपके पास ये चीज़ आपको मिल रही है कि मॉड्यूलस ऑफ A² प्लस मॉड्यूलस ऑफ B² इज इक्वल टू आपको मिल रहा है मॉड्यूलस ऑफ C²। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर के एक राइट ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये आपके पास एक वेक्टर मान लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि आपके पास एक वेक्टर तो ये हो जाएगा, ऐसे करके ले लेते हैं, और दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा A और B, और तीसरा फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऐसे करके C मान लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, AC के बीच में एंगल θ1 है, BC के बीच में एंगल θ2 है। तो आपको θ1 + θ2 फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, AC के बीच का एंगल θ1 है तो इसको हम θ1 मान लेते हैं, और BC के बीच का एंगल क्या है, θ2 है। तो आप लोग देखें ये वाला एंगल θ2 होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर्स के बीच पे एंगल निकालना होता है तो दोनों वेक्टर बाहर की तरफ निकलते हुए होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये एंगल आपके पास एक्चुअली θ2 होगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास ABC वेक्टर से, क्योंकि राइट ट्राइंगल बन रहा है तो इस तरीके से आप लोग इसे दिखा सकते हैं। तो आप लोग देखें ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, और इसको हम C वेक्टर दिखा सकते हैं। तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, इसको हम लोग θ1 ले सकते हैं।
थीटा टू, सॉरी, बी और सी के बीच का एंगल थीटा टू है और ए और सी के बीच का एंगल जो है वो थीटा वन आपके पास दिया हुआ है। तो मैं इसको, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि थीटा वन थीटा टू दोनों पाई बाई टू से पाई के बीच के एंगल्स हैं। तो इसके लिए आप एक काम करें, इसको ऐसे वेक्टर ले लें, ओके, और इसको ऐसा ले लें। तो फिर इसके बाद इसको इस तरह से लेना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अब आपके पास जो थीटा वन होगा ना, वो ए और सी के बीच का एंगल एक्चुअली ये वाला हो जाएगा। तो क्योंकि आपको अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए ए और सी के बीच में, कि ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। अब इसके बाद जो आपके पास ए और बी और सी के बीच का एंगल है वो आपको कौन सा वाला मिलेगा, फिर आप इसको ऐसे ले लें वेक्टर को, क्योंकि आपको फिर तभी तो आपको मिल पाएगा। एक्चुअली इसमें फिर से मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, आप लोग केयरफुली समझिएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो वेक्टर्स आपके पास कंस्ट्रक्ट होंगे, ए बी सी वैक्टर्स, उसको आप इस तरीके से बनाएं फिर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि भाई थीटा वन थीटा टू ऑब्ट्यूस एंगल्स लेने हैं, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, और इसके बाद इसको सी ही लेना पड़ेगा इसी डायरेक्शन के अंदर, ताकि आपके पास ये थीटा टू हो जाए और ये आपके पास ए और सी के बीच में एंगल थीटा वन हो जाए। तो ये एंगल आपके पास क्योंकि 90 डिग्री है, तो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपके पास पाई माइनस थीटा वन हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपको पाई माइनस थीटा टू मिलेगा, और पाई माइनस थीटा वन और पाई माइनस थीटा टू को जोड़ेंगे तो पाई बाई टू आएगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल के बचे हुए दो एंगल का सम भी तो पाई बाई टू होगा। तो इससे थीटा वन प्लस थीटा टू आपके पास 3 पाई बाई टू आ रहा है, 2 पाई माइनस पाई बाई टू यानी कि 3 पाई बाई टू आ रहा है। तो थोड़ा सा हमने इसमें टाइम लगाया, लेकिन हमने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देख करके इसको सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ गया है। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, इसने कहा कि भाई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इस सिस्टम का कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम, जब कम से कम एक सोल्यूशन आए, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए या फिर यूनिक सोल्यूशन आ जाए। एक्चुअली ये 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। मैं आपको इसका सॉल्व करने का एक इजी तरीका बताऊंगा कि आप क्या करें। फर्स्ट इक्वेशन को तो चलो मैंने इसके साथ यहाँ पे लिख दिया है, अपन किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि थर्ड इक्वेशन को मैं ट्वाइस कर देता हूँ, तो 2x माइनस 14y प्लस 16z इक्वल टू 34, दोनों को माइनस करेंगे तो 11y माइनस 11z इक्वल्स टू माइनस का 22 आ गया, तो y माइनस z आपके पास माइनस 2 आ गया। तो ये एक इक्वेशन आपके पास हो गई है, y माइनस z इक्वल टू माइनस 2। अब इसके बाद मैं थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस 7y प्लस 8z बराबर 17, और इसको थर्ड को तो मुझे ट्रिपल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेकंड अगर लेता हूँ तो सेकंड इक्वेशन आपके पास 3x प्लस वाई प्लस पी जेड बराबर q है, और थर्ड को मैं ट्रिपल करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा। क्योंकि हमारा पर्पस है कि हम चाहते हैं कि z x एलिमिनेट हो जाए, जो इजीली एलिमिनेट हो वो एलिमिनेट कर देना चाहिए आपको, और राइट हैंड साइड में 51 आपके पास आ गया। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास ये हो गया 22y, और ये p माइनस 24z, ओके, इसको p माइनस 24z इक्वल्स टू q माइनस 51 लिखा जा सकता है। नाउ वी कैन सी कि आपके पास yz में 2 लीनियर इक्वेशन है। मैं आपको बता दूं कि 3 वेरिएबल में जो सिस्टम दे रखा है, इसका कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि इस सिस्टम को जो दो वेरिएबल में, इसको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो आप लोग 2 वेरिएबल में तो जानते हैं कि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है, तो ये YZ प्लेन के अंदर लाइन की इक्वेशन है। तो आपको पता है कि इसके सॉल्यूशंस का कमेंट कैसे करते हैं, तो आपने 10th क्लास में भी सीखा है। तो दोनों में y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर दोनों में z के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर दोनों में कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो मैंने लिया है। तो अगर ये बराबर नहीं आएगा पर ये फर्स्ट टू बराबर है, तो सिस्टम आपके पास जो होता है नो सॉल्यूशन वाला होता है। बाकी हर केस में सिस्टम का कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। तो हमें इनकंसिस्टेंट कब होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, ये पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि केवल आप इसी को सॉल्व करें। तो फर्स्ट 2 साइड्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो p आ रहा है वो 2 आ रहा है, और p को 2 रखने पर ये तो आपका 22 हो ही जाएगा बीच वाली साइड, लेकिन अपन को ये इक्वल नहीं लाना था, तो q माइनस 51 इज नॉट इक्वल टू माइनस 54। इसका मतलब q इज नॉट इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब p 2 होगा
और Q7 नहीं होगा, तो ऐसे केस में सिस्टम आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं लेगा। तो आपको इसने क्वेश्चन में पूछा गया कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन ट्रू नहीं है? आप लोग देखें कि जब P2 लेंगे और Q7 लेंगे ना, तब तो आपके पास यहाँ तीनों जगह इक्वलिटी आ गई, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आपको तो बताना कौन सा फॉल्स है, किसमें आपको कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा। और जब बी ऑप्शन पे जाते हैं तो P नॉट इक्वल टू 2 पे तो आपको क्या मिलता है? जब P2 नहीं है, यानी कि दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब इसमें भी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट किस में नहीं है? इसमें नहीं है। तो आपको इसमें शायद आंसर गलत दे रखा है, मैंने जो देखा है उसमें आंसर गलत दे रखा है। तो आपका आंसर जो करेक्ट है वो डी ही रहेगा। इसी केस में आपके पास नो सॉल्यूशन आ रहा है। आपको पूछा गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो यानी कि डी आएगा। जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है वही ऑप्शन आपको करेक्ट टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए एक सिमेट्रिक और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको पहले इस मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है। चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सिमेट्रिक है, कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना, तो ए आ जाएगा, फिर बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे आप रिवर्सल ऑर्डर में। अब आपको पता है कि बी तो स्क्यू है, तो आपको बी ट्रांसपोज को माइनस बी लिखना पड़ेगा। तो बाहर माइनस बी लिख दो, तो ये तो स्क्यू आ गई, तो ये तो गलत हो गया। इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि जो ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज की बात करनी है हमें, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो पहले ए बी टी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो बी टी का ट्रांसपोज बी आ गया, फिर ए का ट्रांसपोज ए टी लिख देंगे। फिर बी ए टी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया, और बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज बी टी आ जाएगा। नाउ वी कैन सी कि मैं चलो इसमें ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और बी क्योंकि स्क्यू है तो मैं आपको माइनस बी लिख देता हूँ इसको, राइट। तो ये लिखा जा सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ए बी क्योंकि सिमेट्रिक है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको ए टी को ए ही लिख देते हैं। तो आपके पास ये बी ए माइनस ए बी आ गया। और ये जो आपके पास है ना, ये क्या है, बी क्योंकि स्क्यू था तो आपको माइनस ए बी लिख ही सकते हो इसको, और ए सिमेट्रिक है तो आप इसको बी ए लिख सकते हो। यानी कि ए टी को हमने ए लिख दिया और बी टी को माइनस बी लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये तो सेम आ गया। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो बी आएगा। बाकी भी ऑप्शन आप इस तरीके से चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल आपके पास दिया हुआ है। ओ ए आपके पास 3 है, और जो ओ सी है वो 4 दिया हुआ है, और जो बी डी है वो कितना है 2.5। तो बी ए आपका 4 है, तो बी डी 2.5 होने से ए डी आपका 1.5 हो जाएगा, और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है ही रेक्टेंगल के अंदर। तो इसने कहा कि भाई ओ बी का स्लोप बताओ। तो एक काम करते हैं, अपन इस एंगल को तो मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं θ2। तो हमें तो ये एंगल की बात करनी है ना, इसका इंक्लिनेशन ये वाला थीटा है, तो थीटा इज ऑब्वियसली θ1 माइनस θ2। तो हमें तो tan थीटा चाहिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा होगा tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2 आएगा। अब tan θ1 तो आपको इस ओ ए बी ट्राइंगल से जाके देखना पड़ेगा, 4/3 आएगा, और tan θ2 जो आपको मिलेगा ओ ए डी ट्राइंगल से जाना पड़ेगा, दैट इज 1.5 अपॉन 3 आ जाएगा। और नीचे भी आप इस तरह से यूज़ कर लें, 4/3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3। एक्चुअली अपने पास यहाँ पे tan θ1 तो 4/3 आ गया, तो अपन ने हाँ ठीक बात है। तो आपके पास ये क्या बन गया 4/3 माइनस हाफ, और ये आ गया 1 प्लस 4/3 इंटू हाफ। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर नीचे चलो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, तो ये 5/10, यानी कि आपका आंसर जो है हाफ इसके अंदर आ जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इंक्लिनेशन इसका हाफ है ओ बी का। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है द लाइन टचेज द सर्कल। एक सर्कल आपके पास दिया हुआ है और इस सर्कल को एक लाइन कहीं पे टच कर रही है, मान लेते हैं कि 2,
5 दिया हुआ एक्चुअली, ये लाइन टच कर रही है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को। सर्कल लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको सर्कल 2,5 पे टच कर रहा है और सर्कल का सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि सर्कल का सेंटर अगर इस लाइन पे है तो मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देता हूँ जो सेंटर पासिंग है। तो ये लाइन आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। तो अगर मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट करूँ, ये तो P हो गया, इसको Q मान लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट को फाइंड आउट करें तो ये -2,3 आपके पास आता हुआ दिख रहा है, -2,-3, राइट। तो -2,-3 आपके पास इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब अपन को यहाँ पे इसने कहा कि सर्कल की जो रेडियस है, डायमीटर है, वो फाइंड आउट करें। तो आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं कि रेडियस आपके पास है। नाउ वी कैन सी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, जो कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। तो ये आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ऊपर तो हाफ हो गया, नीचे ऊपर 3/2 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो यानी कि 3/4 आपके पास आ गया। अब अगर मैं इसको रेडियस को फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये आपको मिलेगा रेडियस अपॉन, ऐसे करते हैं, CP अपॉन QP को लिखा जा सकता है, CP तो R हो गया और QP आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से निकल ही जाएगा। तो वो आप निकाल सकते हैं 16 और 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, तो √80 आपके पास हो गया। तो नीचे √80 लिख देता हूँ मैं, और ये आपको मिलेगा tan थीटा के बराबर, यानी कि 3/4। तो R हो गया 3/4 √80, और √80 होता है आपके पास 4√5। तो आपको आंसर जो मिला वो 3√5 तो रेडियस आ गई, तो इसका डबल करेंगे तो 6√5 आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें, अगला क्वेश्चन है द लोकस ऑफ x, y whose distance from the line and the point are equal, okay, is a parabola with the length of latus rectum same as that of दिस वन। तो आपको ये जो दिया हुआ पैराबोला है, इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ पता क्या मिल रही है, 1/k मिल रही है। लेटस रेक्टम की लेंथ इसकी 4a 1/k है। तो अपन एक चीज़ जानते हैं कि जो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होता है, उनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है, मतलब हाफ लेटस रेक्टम होता है। तो अगर 2,0 से हम इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकाल लें तो हमें 2a मिल जाएगा, हाफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा। 2,0 से इसकी डिस्टेंस ले लो, तो 2 × 2 0 + 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1 √5। तो आपके पास ये हो गया 4 और 2 6, 6/√5। तो आपके पास 2a आ गया। पर आपके पास यहाँ पे इससे 4a कितना आ जाएगा, 4a हो गया 12/√5, लेकिन लेटस रेक्टम 1/k आपके पास दिया हुआ है इसने, तो इससे k आपके पास बन जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से किया जा सकता है इसे। ना उसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा कि भाई अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, लेकिन आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो यानी कि आपके पास अल्फा को अगर हम ओमेगा ले लें तो अल्फा की पावर 2020 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2020 और ओमेगा की पावर 2018। तो ओमेगा का पावर 2018 तो 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, क्योंकि 3 के मल्टीपल में पावर लगाएंगे तो 1 आता है। तो ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब बीटा स्क्वायर चाहिए, तो बीटा स्क्वायर, बीटा को हम ओमेगा मान लेते हैं, बीटा की पावर 2020 चाहिए, सॉरी। तो बीटा की पावर 2020 यानी कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 2020 यानी कि ओमेगा की पावर 4040। तो इससे आपके पास बनेगा ओमेगा की पावर 4040 को क्या लिखा जा सकता है, एक्चुअली यहाँ पे ऊपर थोड़ा गलती की है मैंने, ये 2019 करना पड़ेगा इससे, तभी 3 का मल्टीपल में पावर बन रही है। तो इसका मतलब आपका जो ये बना ओमेगा केवल आ जाएगा। तो आपके पास अल्फा की पावर 2020 ओमेगा आ गया, और ये ओमेगा की पावर 4040 को लिख सकते हैं 4038 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 3 के मल्टीपल में पावर है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर ही आ गया। इसका मतलब जो हमें
वो इक्वेशन क्योंकि चाहिए जिसका रूट अल्फ़ा की पावर 2020 और बीटा की पावर 2020 है, तो ये दोनों की तो वैल्यू वही आ गई जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी। इसका मतलब इक्वेशन भी फिर यही वाली रहेगी, रिपीट हो जाएगी। तो वो इक्वेशन जिसका रूट अल्फ़ा और बीटा की पावर 2020 है, वो इक्वेशन ए ऑप्शन से आपको मिल रही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको निकालना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नीचे दिया हुआ 1 माइनस 2020 की पावर 2x, ये साइन इनवर्स ऑफ 2020x का डेरिवेटिव से आ जाएगा। तो इसको हम t मान लेते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं ओके 2020 की पावर x है इसमें, सॉरी ठीक है ना। तो 2020 की पावर x लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे। फिर 2020 की पावर x का डेरिवेटिव होगा 2020 की पावर x, और ln 2020 dx बराबर dt लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा है वो 2020 की पावर x करके फिर 2020 की पावर साइन इनवर्स ऑफ 2020 की पावर x ऐसे करके दिया हुआ है, और नीचे आपके पास 1 माइनस 2020 होल टू द पावर 2x आपके पास है। तो अपन एक काम करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन ये वाला यहाँ से जो मैंने सर्कल बनाया और ये इसको हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसको डिवाइड करके। तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा 1/ln 2020, और ये आपको मिला 2020 की पावर x नहीं सॉरी t लिखना पड़ेगा हमें ओके। तो हमने इसको t माना है तो हम इसे t लिख देते हैं, और ये पूरा का पूरा जो मैंने गोला लगाया है वो dt आपको बन जाएगा। तो आपके पास a की पावर t का डेरिवेटिव एक तरह से आपको करना है। a की पावर t का डेरिवेटिव होता है a की पावर t और ln t आ जाता है, नीचे ln t आ जाता है, यानी कि ln 2020 आ जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 2020 की पावर साइन इनवर्स ऑफ 2020 की पावर x, और नीचे ln 2020 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। अब अपन इसमें अगर कंपेयर करें, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये तो चलो मैच कर गया आपका, ये पूरा इस तरह से मैच करता हुआ दिख रहा है। के स्क्वायर ये हो गया 1/k स्क्वायर, के स्क्वायर हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब आपके पास जो के स्क्वायर है के आ जाएगा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे के लिख देते हैं क्योंकि के आपके पास कितना आ जाएगा, के आएगा ln 2020 1/, में तो इससे लिख सकते हैं log e बेस 2020 लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमें जो निकालना है वो 2020 की पावर के निकालना है। अगर मैं इसमें log को रिवर्ट कर दूं तो आपको 2020 की पावर के मिलेगा e के बराबर। तो आपका आंसर जो आएगा वो e आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर 6 को आपको बताना है कि किन दो के बीच में लाई करेगा, या π/4 से बड़ा होगा, π/2 से बड़ा होगा एंड ऑल, ये सब चीज़ें करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कुछ तरह से भी कर सकते हो कि आपका साइन जो है ना वो मिनिमम कहाँ आएगा, π/4 से π/2 तक साइन बढ़ता है, π/4 से π/6 तक जब हम जाएंगे साइन घटता है सॉरी। तो इसका मतलब आपके पास साइन की सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना वो आपको किस पे मिलेगी, π/4 से π/2 में साइन क्योंकि बढ़ता है सॉरी, और इसका मतलब π/4 पे सबसे कम होगी। तो साइन π/4 की पावर 6 आपके पास उससे तो बड़ा ही होगा ही, और लेसर देन लिख सकते हैं साइन π/2 की पावर 6 से छोटा। तो साइन की पावर 6x आपके पास 1 से, और यहाँ पे 1/√2 का क्यूब 6 पावर कितना हो गया, आप इसे लिख सकते हैं साइन π/4 एक्चुअली आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा देखें, साइन π/4 हो गया आपका 1/√2, और 1/√2 का 6 पावर करेंगे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, तो 1/8। अब आपको पता है कि जो फंक्शन इंटरवल के अंदर छोटा है उसका इंटीग्रेशन छोटा ही रहता है। तो आप एक काम करें, π/4 से लेकर π/2 तक तीनों तरफ इंटीग्रेट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x ओके। तो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से लेकर π/2 तक 1 dx, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप अगर सॉल्व करते हैं
तो आपके पास ये आ जाएगा π/32 और इधर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये π/4। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि आपको दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है dy/dx -2y tan x और इधर tan स्क्वायर x, ये आपके पास है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, ये आएगा e⁻² tan x का इंटीग्रेशन, और ये आपको मालूम ही है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln sec x हो जाता है, और ln sec x तो ये आपको फिर cos स्क्वायर x मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो आपके पास आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट में जो qx आपके पास tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो गया y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास x/2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, तो ये 1/4 साइन 2x हो जाएगा, और ये प्लस सी हो गया y cos स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखें कि जो गिवन है वो आपको सब कुछ यहाँ राइट साइड तो मैच कर रही है। तो fx आपके पास क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, तो fx आपका cos स्क्वायर x हो गया, और f π/4 आपको इसने क्वेश्चन में कहा ही है कि 1/2 आ रहा है, तो आपका f π/4 यानी कि cos स्क्वायर π/4 1/2 आ ही रहा है, तो मैच हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, f π/3 निकालना है, यानी कि cos स्क्वायर π/3, तो हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ना उसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ 2 पॉइंट्स आर टेकन ऑन माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स, आपको एलिप्स की माइनर एक्सिस पे 2 पॉइंट लेने हैं एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज द फोकाई, यानी कि सेंटर से फोकस जितनी दूर पे है उतनी दूर पे माइनर एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट लेना है सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे। तो आपको पता है कि एलिप्स का c आएगा √(a² माइनस b², यानी कि 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4। तो जो आपके पास एलिप्स है इसकी माइनर एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख लें माइनर एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फिर 0,4 और ये 0,-4, क्योंकि आपको फोकस भी इतने डिस्टेंस पे है सेंटर से, राइट। अब अपन को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज पॉइंट्स ऑन एनी टेंजेंट, यानी कि किसी भी टेंजेंट पे इन दोनों पॉइंट से मान लेते हैं P और Q पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो अपन एक काम करते हैं, कोई एक टेंजेंट मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो 25m² + 9, राइट। तो इसका 0,4 से डिस्टेंस क्या आएगा, 0,4 से डिस्टेंस आएगा, इसको मैं मान लीजिए कि ये टेंजेंट आपके पास है, तो एक परपेंडिकुलर ये हो गया और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम चाहिए, तो एक d1 मान लेते हैं और एक d2 मान लेते हैं। तो d1 आपके पास हो गया -4 से डिस्टेंस, तो 0,-4 से डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, ओके, नीचे आएगा दोनों में x और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, और d2 आपके पास हो जाएगा -4 प्लस ही ले लेंगे, प्लस माइनस नहीं, प्लस √25m² + 9 डिवाइडेड बाय √m² + 1। अब हमें इसके स्क्वायर का सम चाहिए, तो इसका मतलब d1² + d2² चाहिए। तो आप लोग जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और यहाँ पे a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर क्या होता है, a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर होता है ट्वाइस a² + b², ये आपके पास होगा, ओके। तो क्या बन गया 25m² + 25 कॉमन आ जाएगा, 50 बाहर हो गया, और अंदर m² + 1, और नीचे भी आपके पास m² + 1 बन रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसका जो आंसर आपके पास है वो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे गिवन है कि -3, -1 लार्जेस्ट इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है,
ओके। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बल्कि बॉक्स ए आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव गिवन इंटरवल में क्या होगा, नेगेटिव आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, अपने जीरोस के बीच में नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेटिक है एफ डैश एक्स जो आपने निकाला है, अपने जीरोस के बीच में नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नंबर आपके पास -3 है, ये -1 है। तो आपको तो a/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी आ सकता है। -1 और -3 इसके जीरोस हो गए ना, इस क्वाड्रेटिक के 3 आ गया, तो ए आपके पास 9 आ गया। तो इसने तो बॉक्स से पूछा है, तो बॉक्स 9 तो 9 ही लिखेंगे अपन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखें, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइन 2π/2px आपको दिया हुआ है f। ओके, अब f1 f2 f3 आपके पास गिवन है, और f1 f2 f3 का सम का पीरियड आपको दिया हुआ है कितना, पाई, और f1 प्लस f2 का पीरियड दिया हुआ है पाई/2, और f1 प्लस f3 का पीरियड दिया हुआ है पाई/3। आपको मालूम है कि अगर दो फंक्शंस के सम का पीरियड चाहिए तो दोनों के पीरियड का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो f1x का पीरियड कितना हो गया, f1x का पीरियड हो गया, पहले f1 का पीरियड कितना है, fi का पीरियड कितना है पहले देखें। यह आएगा 2π/2pi, यानी कि पाई/pi, ये fi का पीरियड है। तो अपन अगर f1 प्लस f2 प्लस f3 का पीरियड चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको एलसीएम ऑफ π/p1 π/p2 π/p3 एंड दैट इज इक्वल टू पाई। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे f1 प्लस f2 का पीरियड चाहिए ना, तो एलसीएम लेंगे हम π/p1 π/p2 का, और वो दिया हुआ कितना, पाई/2। और इसी तरह से f1 प्लस f3 का पीरियड है आपको गिवन है, तो यानी कि π/p1 और π/p3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको f1 प्लस f3 का पीरियड मिल जाएगा। तो आप लोग को मालूम है कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन का जब एलसीएम लिया जाता है तो न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेते हैं। और आपके पास न्यूमरेटर्स का एलसीएम पाई आ ही रहा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर का पाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जीसीडी ऑफ या एचसीएफ ऑफ p1 p2 p3 आपके पास क्या रहा, 1 आ गया। और जीसीडी ऑफ या एचसीएफ ऑफ p1 p2 आपके पास क्या हो गया, 2 आ गया। और इस तरह से जीसीडी ऑफ p1 p3 आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब तीनों का जीसीडी क्योंकि 1 है, इसका मतलब तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर एक साथ नहीं है। और p1 p2 में कॉमन 2 है, p1 p3 में कॉमन 3 है। तो इसका मतलब p1 में 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। तो 6 मिनिमम रख सकते हैं p1 को, और p2 को मिनिमम 2 रखना ही पड़ेगा, और p3 को मिनिमम 3 रखना पड़ेगा। तो आप लोग देख लें कि आपको p1 p2 p3 का जो मिनिमम सम मिल सकता है 6 to 8 और 3 11 आपको मिल सकता है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आपको 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक fn आपको दिया हुआ है और इसने एक समेशन ऑफ f के निकालने के लिए कहा है। तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो देख सकते हैं कि नीचे √2n+1 और √2n-1 है, जिनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 4n आ जाएगा, जो कि ऊपर दिया हुआ है, और इन्हीं का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो fn है वो असल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये a+b हो गया, और ये 4n क्या हो गया, a² + b² हो गया, और √4n² - 1 इनको प्रोडक्ट हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सिंपलर बनाने के लिए अपन एक काम कर लें क्या, a - b से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर तो a³ - b³ बन गया, नीचे a² - b² बन गया। अब a हमने किसको माना था, 2n+1 अंडर को, और b हमने माना √2n - 1 को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a² - b² तो आपके पास 2 आ रहा है। तो इसका मतलब नीचे तो 2 हो गया, a³ - b³ डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो fn है वो आ गया √2n+1 का क्यूब माइनस √2n - 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर हाफ हो जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है। तो ये एक रिलेशन आ गया है, रैकरिंग रिलेशन, जिसको आप थोड़ा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे fn का सम चाहिए और n को 1 से 40 तक ले जाना है। तो आप देखिए f1 कितना हो गया, f1 आएगा आपका हाफ 3 की पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 लिख देते हैं। और फिर इसके बाद f2 निकालेंगे तो क्या आएगा, n को 2 रखेंगे तो
तो ये आएगा 5 की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 3 की पावर 3/2। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म्स इस पैटर्न से कटती चली जाएंगी। और अब मैं इसमें लास्ट वाली टर्म रख देता हूँ, 40 पे देख लेते हैं। 40 पे क्या आएगा, 40 पे आपको मिलेगा, जब 40 रखेंगे तो ये 81 की पावर 3/2 आ जाएगा, 81 की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 40 रखेंगे तो 40 माइनस 1 30 40 80 माइनस 1 हो गया आपका 79 की पावर 3/2। तो ये टर्म्स इस तरीके से यहाँ तक कटती हुई आएंगी। तो आपको केवल इन सबको जोड़ने पर समेशन FN बराबर 1 से लेकर 40 तक ये आपको क्या मिल जाएगा, हाफ 81 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो इसको तो 1 लिख देते हैं और ये 9 का क्यूब आ गया और 9 का क्यूब आपको मिल गया 729 और 729 माइनस 1 करेंगे तो 728 आ जाएगा। और इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा 364। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है 364/100 आपको करना था। तो ये अल्टीमेटली 3.64 आपको मिलेगा। ये आपका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पे 364/100 आ गया है। इस तरह से हम लोग देखें। नाउ इसके बाद 23 नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आपको π/2 दिया हुआ है। आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अगर π/2 है तो x² प्लस y², सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर आपको π/2 दिया हुआ तो x² प्लस y² 1 होता है। चलो इसको अगर आप नहीं भी यूज़ करो, एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर एक इन्फाइनाइट जीपी दे रखी है जिसका सम होगा a/1 माइनस r। तो r इसका है -x/2, तो ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में जो जीपी है वो भी एक इन्फाइनाइट जीपी आपको दिख रही होगी ना, तो 1 माइनस r a/1 माइनस r इसका है -x²/2। तो ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ये आपके पास दे रखा है π/2। तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ 2x/2 प्लस x और इधर आपको मिल रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2x² और 2 प्लस x² इक्वल टू π/2 आपको मिल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो आपको साइन इनवर्स ऑफ 2x² प्लस x² मिल जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x/2 प्लस x, जिसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x/2 प्लस x। अब अपन को एक्चुअली मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक की थी तो इसको आप इग्नोर करें। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्योंकि साइन इनवर्स एक 1-to-1 फंक्शन होता है तो इन दोनों ब्रैकेट को इक्वल कर देंगे ना, और आप लिखेंगे 2x² प्लस x² इज इक्वल टू 2x/2 प्लस x। तो x तो 0 है ही नहीं क्योंकि x का मॉड 0 से 2 है, तो इसको काट सकते हैं, 2 भी कट जाएगा। यहाँ पे एक x बचा और ये 2 प्लस x और इधर आपको 2 प्लस x² मिलेगा। नाउ ये बन गया 2x प्लस x² इक्वल टू 2 प्लस x²। तो यहाँ से ये कट गया तो x आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 1 है। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो 23rd क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नाउ उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। आपने एक फेयर कॉइन को टॉस किया और फिर क्या है, अगर हेड आता है तो 2 फेयर कॉइन टॉस करना है, फेयर डाइस टॉस करना है, और अदरवाइज यानी कि जब टेल आ जाए तो क्या करना है, 3 फेयर डाइस को टॉस करना है। तो यानी कि अगर हेड आया तो 2 फेयर कॉइन्स फेयर डाइस को थ्रो करना है, और अगर टेल आया तो 3 फेयर डाइस को थ्रो करना है। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या है देखें, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइस शो सेम नंबर डिफरेंट नंबर इज k। यानी कि सारे डाइस पे रिजल्ट अलग आने चाहिए। तो या तो पहले हेड आ जाएगा, हेड आएगा तो 2 बार डाइस टॉस करेंगे तो दोनों पे अलग नंबर लाने ना अपन को। तो इसका ओके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 हेड आने पर 2 फेयर डाइस को टॉस करना है और टेल आने पर 3 फेयर डाइस को टॉस करना है। तो अगर हमने हेड लाए
तो इसका चांस ये होता है। तो 2 फेयर डाइस हम टॉस करेंगे तो उस पर दोनों पे अलग नंबर दिखना है, यानी कि 6 × 5 चॉइस और टोटल चॉइस तो 6 × 6 होती है, आपको मालूम है। फिर इसके बाद अगर टेल आता है तो तीनों डाइस पे डिफरेंट नंबर चाहिए, तो 6, 5, 4 तरीके होंगे तीनों पे डिफरेंट लाने के। तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखें आप लोग। तो ये हो गया 5/12 और इस तरफ आपके पास कितना आ रहा है 20 आप लोग देख सकते हैं 2 × 36, तो ये 10 हो जाएगा। तो 36 इसमें एलसीएम ले लें, क्या करें 36, चलो एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं। तो 12 3 × 3 5 15 और ये 10, तो ये बन गया आपके पास 25/36। अब ये तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो के दी इसने, और के आपको 180 के निकालना है। तो के आपके पास है 25/36, ओके, और इंटू 180 करना है आपको, तो 36 5 जा, तो ये अल्टीमेटली आपके पास 125 आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें द एरिया बाउंडेड बाय mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। आपको मालूम है mod x प्लस mod y कैसे ड्रॉ करते हैं, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। इसके लिए आप mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 को ड्रॉ करें फॉर x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो जब x और y पॉजिटिव लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 बन जाएगी इक्वेशन। तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को तो हम ड्रॉ करना जानते ही हैं, ये लाइन बनेगी। तो इस लाइन का बस यही पोर्शन लें, बाकी नहीं लें, बाकी को हम हटा देते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको x की जगह mod x है और y की जगह mod y है। इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में सिमेट्रिकल होगा। तो पहले मैंने y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया, अब पूरे का x एक्सिस में भी रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। और x² इक्वल टू y जो होता है वो ये एक पैराबोला होता है, और क्योंकि x² लेस देन इक्वल टू y है तो इसका मतलब 0,1 जो अंदर ये वाला पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है इससे, तो अंदर जाएंगे हम। तो इसका मतलब ये एरिया की बात हो रही है। पर इसने क्वेश्चन में कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया केवल लेना है आपको, किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। तो केवल आपको इसी एरिया को ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब अपन एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू x² और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए आपको y x² रख देते हैं लाइन की इक्वेशन में, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x आएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4 ऐसे करेंगे तो √5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है आपको पता है, इसलिए आपने ले लिया -1 प्लस √5/2 कॉमा क्या आएगा वो y कोऑर्डिनेट की हमें वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो अपन वो नहीं निकाल रहे हैं। अब अपन को जो एरिया फाइंड आउट करना है उसमें आप लोग देखें वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, वर्टिकल स्लाइसिंग कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्लाइसिंग। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया बनेगा वो होएगा ऊपर y माइनस नीचे y। ऊपर y क्या है, लाइन से मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स, और नीचे y पैराबोला से मिल जाएगा माइनस ऑफ x², ओके। और ये dx ले लेंगे, और x आपका इस इंटरवल में 0 से लेकर के -1 प्लस √5/2 तक जा रहा है। इसको एक काम करते हैं a मान लेते हैं। तो ये x² 2 माइनस x³ 3 0 से लेकर के a तक, तो a पुट करेंगे तो a आपके पास हो गया a माइनस a² 2 माइनस a³ 3। तो इसने एरिया इसी फॉर्म में बोला है कि ये एरिया आपके पास है। तो आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके a देख सकते हैं कि हमारा यही आएगा जो हमने माना है। तो a आपके पास हो गया -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको 2a प्लस 1 मिल गया √5। तो 2a प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए तो आपको 5 मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये पेपर इस तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी पेपर था, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा हाई स्कोर करना चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।